Good afternoon, everyone. Am I audible to you? Yes, sir. And my screen is visible or not yet? No, sir. Okay, let me know this time. Is it? Yes, sir. Okay, thank you. Hopefully your assignment would be under progress. आप काम कर रहे होंगे उस पर, मुझे पूरी उम्मीद है. Yes, sir. सर वो ठीक है. आपके And few have sent me the report. Like I'm just I will just send you after checking the flag. So in case anyone facing any problem, let me know. मैं वापस करता हूँ, जिन्होंने मुझे भेजा मैं सबको वापस करता हूँ. आज भेज दूंगा मैं आपको फ्लैग रिपोर्ट निकाल के सबको. ठीक है. सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. जी बताएं. Sir, can we extend the date of submission? Why so? Any problem? Sir, Like we people are having 4 days for assignment. 4 दिन दिए थे, कुछ दिक्कत? सर थोड़ा टाइम कम बढ़ रहा है इसलिए कह रहा सर. तो मतलब असाइनमेंट सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मांग रहे हो? सर हेल्थ भी ठीक नहीं और वैसे भी थोड़ा रीड करने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है. चलो वी विल सी अबाउट इट, डोंट वरी, है ना. आप अभी करो कर देंगे उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है. Thank you, sir. But do it honestly, please. That is the major concern. Like taking time is not a big deal. Anyways, let us continue. Like I have told in the last class, we now will see about the collections. Collections are basically used as a replacement of data structures, or you can say it is a kind of data structure which you have studied so far in your previous classes, like in third semester, fourth semester आपने पढ़ा होगा. सी के बाद तो डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस प्रोग्रामिंग के अंदर कितनी जबरदस्त है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं. रियल वर्ल्ड में जब भी आप कोड लिखने जाएंगे किसी कंपनी के लिए, किसी बैंक के लिए, किसी फाइनेंशियल टर्म के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए और उसके अंदर डेटा का स्टोरेज ना हो, डेटा का मैनेजमेंट ना हो. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है. तो जाहिर सी बात है आप किसी डेटाबेस पे काम करेंगे, उन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. कुछ डेटाबेस परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, तो उसके मुताबिक आप उन्हें मैनेज करते हैं, उसके मुताबिक आप उन्हें देखते हैं. How you are dealing with that part. In Java, we do have collections for that. You know what is it? Basically, it is a group of objects. Objects means elements. You can say these are the elements. Like data जो हमारा है, कोई name हो गया, number हो गया, किसी का मोबाइल नंबर हो गया, whatever the data is, we call them as objects, and the collection is just it is representing it as a group of objects. ठीक है. बहुत डिफरेंट तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के, उनको रिप्रेजेंट करने के, उनको स्टोर करने के, रिट्रीव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ईदर वी स्टोर देम और वी समटाइम रिट्रीव देम, समटाइम वी नीड टू मैनिपुलेट देम. लाइक इन द बैंकिंग सिस्टम यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट और मेकिंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन योर बैलेंस. बैलेंस की वैल्यू हर वक्त बदलती है. जब एडिशन होता है तो बदलती है, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो बदलती है, जब आप सिर्फ और सिर्फ उसको व्यू कर रहे हैं तो भी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं. तो we manage many different kind of operations while dealing with the data part ultimately. ठीक. So in Java, the standard data structure is provided through collection through the C++ standard template library. आपने अगर देखा हो तो आप गए हो तो अगर C++ में template library आपने एक्सेस करी हो तो उसके जैसी होती है. नहीं भी एक्सेस करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जो नॉर्मल आपके डेटा स्ट्रक्चर जैसे आप एरे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे स्टैक क्यू आपने सब पढ़ा है, वही डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं, बट थोड़ा सा एक फॉर्मेटेड मैनर में होते हैं, असिस्टेंस के साथ होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको बनाने नहीं पड़ते, वो पहले से बने बनाए होते हैं. ठीक है. अभी अगर हमारे पास कोई चीज बनी बनाई है तो हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करें. तो कलेक्शंस के आगे एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया था जो बड़ी पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क. Collection framework, basically that is called collection framework. In last time I have asked you a question about it, like do you people have an idea about the framework? What is framework? मैंने आपसे पहले भी पूछा था, I think. I don't remember exactly. Anybody having an idea about framework in terms of software definition? Software के point of view से हम किसको बोलेंगे framework? Anyone? Hemant, Mehul, Shant, Rupal? Like what is how can you define a framework kind of thing? Sir, look, means sir. जी सिद्धार्थ Sir, बताएं. framework means sir as a
आर्किटेक्चर सर किसी चीज का। ओके, एज ए आर्किटेक्चर। ओके, ग्रेट। एनीवेज, देखिए फ्रेमवर्क का मैं छोटा सा एक आइडियोलॉजी आपको बता दूं, है ना, और हम उसको और भी देखेंगे। ये हमारे पास एक डोमेन है जिसके अंदर आप कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामर इज सिंपली राइटिंग इट्स कोड। प्रोग्रामर जो है वो अपना कोड राइट कर रहा है। प्रोग्रामर राइट्स द कोड, कोड राइट कर रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। ये प्रोग्रामर हो गया। आंखें बना दो थोड़ी अच्छी, ठीक है। अब एक प्रोग्रामर को, जैसे मैंने आपको बताया कि जावा से पहले सी प्लस प्लस में, सी में बहुत सारी चीजों को लुक आफ्टर करना पड़ता था। जैसे कि मैंने आपको गार्बेज कलेक्टर की इंपॉर्टेंस बताई थी कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हेडेक था प्रोग्रामर्स के लिए, एंड एवरी टाइम दे हैव टू चेक आउट, कहीं ऐसा तो मेमोरी आउट ऑफ बाउंड चली गई है, मेमोरी फुल हो गई है, तो उन्हें टेम्परेरी वेरिएबल्स या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स अनयूज्ड उनको हटाना पड़ता था मैनुअली बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ लाइब्रेरीज और फंक्शन। सो देयरआफ्टर इन जावा इट इज डन बाय जेवीएम, सो इट वाज अ much a bigger relax for them, like they don't have to look after these responsibilities. In other way, it is not only the garbage collection जिसका हमें ख्याल रखना है, जैसे आप कहीं अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट नहीं हो गए हैं, है कि नहीं है। इसके अलावा आज के टाइम पे जब आपकी एक एप्लीकेशन इंटरनेट पे डिप्लॉय होती है, सर्वर पे डिप्लॉय होती है, जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी और भी चल रही हैं, तो आपको बहुत सारी और पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेमोरी मैनेजमेंट उनमें से एक है, भी एक क्या कहते हैं टॉपिक हो सकता है। ट्यूनिंग, आपके सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग जो है, वो सर्विसेज की ट्यूनिंग मैटर करती है। इसके अलावा आपका कनेक्शन, नंबर ऑफ यूजर्स कितने, और पर टाइम पे कितनी बैंडविड्थ एलोकेट हो सकती है, बहुत सारे। आप जब आप काम कर जाएंगे इंडस्ट्री में, तो आप देखेंगे आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ये वही प्रॉब्लम्स अक्सर डेवलपर फेस करते थे। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं, तो वेब डेवलपमेंट जो है वो कहने को लोगों को लगता है बहुत आसान है, नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, बट वेब डेवलपमेंट का जो ओवरऑल टेक केयर है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सक्सेसफुली सब कुछ होने के बावजूद भी जब रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया जाता है और उसे लॉन्च किया जाता है क्लाइंट साइड पे, तो एट द लास्ट कोड जो है वो फट जाता है। कोड फटने का मतलब काम नहीं करता एक्चुअल साइड पे आने के बाद। तो ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज? क्योंकि प्रोग्रामर्स ने या टीम ने उन सारी चीजों पर ध्यान दिया जिनकी फंक्शनैलिटी उन्हें बताई गई थी, लेकिन उन्होंने उन एडिशनल ध्यान नहीं दिया जो कि उनके स्कोप से बाहर थे। तो जिनके वजह से कंपैटिबिलिटी भी एक फैक्टर हो सकता है, बैंडविड्थ एक फैक्टर हो सकता है, मेमोरी फैक्टर हो सकता है। तो क्या होता है, आपका काम करना बंद कर देता है, जिससे कि बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपने भी देखा होगा, अभी मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ शायद, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों डाउन थे रात को 9:30 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक के आसपास। कुछ भी नहीं हो रहा था, नो मैसेज और डिलीवर, है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तो कोई ना कोई रिलीज व्हाट्सएप की या इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की हर घंटे में एक रिलीज आती है। मैं बताऊं, दुनिया का लौता सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक घंटे के अंदर कोई ना कोई चेंजेस होते हैं और उन्हें डिप्लॉय किया जाता है रियल टाइम में। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को बगैर फ्रेमवर्क के मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैंने एक लाइन ऐड कर दी, बगैर फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क ऐसा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जो कि आपके बाकी पैरामीटर्स को, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ट्यूनिंग हो गया, है ना, स्कोप स्पेस हो गया, और आपका बैंडविड्थ हो गया, यूजर कैपेसिटी हो गई, बहुत सारी चीज हो गई, इन सब फैक्टर्स को ओवरऑल मैनेज करके चलता है। जहाँ पे प्रोग्रामर को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी प्रोग्रामर को नहीं सोचना कि यार मेरी एप्लीकेशंस को 512 MB रैम चाहिए और वो मुझे नहीं मिल पा रही। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क टू कम्युनिकेट दिस प्रॉब्लम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर ऑपरेटिंग सिस्टम और सम अदर सर्विस, के उसको मैनेज करें। प्रोग्रामर को ध्यान नहीं देना है। तो अभी आप देखिए मैक्सिमम फ्रेमवर्क मार्केट में आपने शायद एक्सप्लोर क्यों, हैव यू हर्ड अबाउट रूबी ऑन रेल्स? हैव यू हर्ड अबाउट रूबी ऑन रेल्स? एनीवन? रूबी ऑन रेल्स क्या है, No. किसी को पता है? नाम सुना है? ओके, ग्रेट। और किसी ने नाम सुना है या कुछ जानता है इसके बारे में? नो वन। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर, सब कुछ पता हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, रूबी इज अ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज, बेसिकली इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीपल यूज टू वर्क ऑन दैट। रेल इज अ फ्रेमवर्क, Ruby work run on basically Rails. So Rails is a framework and Ruby is a language. You know what? Which project is basically the biggest project on web which is working on Ruby on Rails right now? Any idea? Anyone? No. No. Twitter. जैक डॉर्सी का नाम सुना है आपने?
Jack Dorsey promoted this language and he started developing the project on Twitter on this ultimately. So Rails is a framework which is taking care of different parameters, while Ruby is basically language, है ना. Same is with that, like the Cake PHP का नाम आपने अगर सुना हो, Cake PHP. Cake PHP जो है वो एक फ्रेमवर्क है, किसका? PHP का फ्रेमवर्क है. ऐसे ऑलमोस्ट पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं. Django का नाम सुना आपने? Yes, sir. डी Django लिखते हैं हम लोग, बट Django बोलते हैं. तो Django इज अ फ्रेमवर्क बेसिकली, है ना. एंड पाइथन इज अ लैंग्वेज. पाइथन इज अ लैंग्वेज. पाइथन में कोर प्रोग्रामिंग करेंगे तो एवरीथिंग जो भी चीजें हैं वो सब आपको मैनेज करनी पड़ेंगी. लेकिन आप अगर Django के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं वेब के ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा एंड यू विल बी सेव्ड समहाउ. कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी रहेगी. ठीक है. तो अभी आप फिलहाल, क्योंकि अभी बिगिनिंग स्टेजेस के अंदर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, यू माइट, आप में से कुछ ने बताया था पाइथन कर चुके हैं, कुछ जावा कर चुके हैं आई थिंक, या और लोग अभी प्लान कर रहे होंगे हमें ये वाली लैंग्वेज करनी है. तो इट इज वन ऑफ माय सजेशन टू एवरीवन कि फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द कोर प्रोग्रामिंग. आप कोर प्रोग्रामिंग करना सीखिए. कोर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको लर्न कीजिए, उनसे कुछ बनाइए. देन देयर आफ्टर कम टू द फ्रेमवर्क पार्ट. whenever you then design something which is a bit bigger, थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर हो. जब आप ऐसी एप्लीकेशन सोचते हैं और उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मेरा आपको सजेशन है कि अब आप लैंग्वेज के साथ साथ फ्रेमवर्क का इस्तेमाल भी करना शुरू करें. क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर फ्रेमवर्क के कोई भी कंपनी अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करवा रही है. नहीं, ये क्लाइंट की पहली रिक्वायरमेंट रहती है. इनफैक्ट क्लाइंट्स पूछते हैं कि आप लैंग्वेज कौन सी ऑप्ट कर रहे हैं. बहुत से क्लाइंट तो इतने रिजिड होते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि नहीं, हमें एप्लीकेशन को इसी पे बनवाना है, हमें नहीं बनवाना PHP पे, हमें तो पाइथन पे बनाना है, या हमें नहीं बनाना पाइथन पे, हमें तो क्या कहते हैं रूबी पे बनवाना है. ठीक है. तो इतने रिजिड होते हैं. हालांकि ये कंपनी का डिसीजन होना चाहिए कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कौन सी बेस्ट सुटेबल जो प्लेटफॉर्म उसको चूज करें. नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत एजुकेटेड हैं. आप किसी भी साइट पे जाके खोल के देखो, सबके सब बंदे अपने सर्विसेज का पेड जो कॉस्टिंग है वो डाल के रखते हैं कि कितने. जैसे अब मैं बात करूं आपसे, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर भी है हमारे पास. अगर हम बात करते हैं तो क्लाउड की, हर कोई बंदा डेटा क्लाउड पे डाल रहा है. तो वी डू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर with us, then we have AWS, Amazon Web Services, we have Google GCP, Google Cloud Processing बोलते हैं उसको, है ना. इसके अलावा लोकल वेंडर भी है मार्केट में, बहुत सारे आपको मिलेंगे. अभी मेरे ख्याल से मार्केट में कुछ भी नहीं तो 12-14 कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके पास क्लाउड सर्विस जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं. बट दीज 3 आर मेजर, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है और जिन पे लोग भरोसा करते हैं. नंबर 1 इज AWS, then Azure, and then the last we have GCP in the last, है ना. तो अभी लोगों को पता है Azure पे कितना खर्चा आ रहा है, उन्होंने डाल रखा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी साइट पे. AWS में खर्चा कितना आएगा उन्होंने बता रखा है, GCP में कितना आएगा उन्होंने बता रखा है. तो क्लाइंट भी थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं, वो जाके पहले थोड़ा R&D कर लेते हैं कि यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट उन्होंने क्या, कहाँ कितनी कॉस्टिंग आएगी, क्या मामला बैठेगा. फिर वो कहते हैं यार आप ना हमें Azure पे बना के दो. क्यों? क्योंकि उनको कॉस्टिंग सस्ती पड़ रही होती है. Irrespective of technology chosen or chosen on the by company side, they want you to come on this platform. अब आपको अगर Microsoft Azure choose करना है तो obviously आपको Microsoft Azure supported languages choose करनी पड़ेंगी. फिर आप नहीं कर पाओगे जो अपना डेवलपमेंट है वो किसी और लैंग्वेज के अंदर, आपको Microsoft की लैंग्वेज जो है उन्हीं के अंदर करना पड़ेगा. आप C# चूज करोगे या VB या समथिंग एल्स या पाइथन चूज कर लोगे, ऐसा कुछ करोगे. ठीक है. तो दिस इज द थिंग, लाइक, तो ये फ्रेमवर्क का बेनिफिट होता है. एंड सेम इज विद प्रोवाइडेड विद द जावा पैकेज. लाइक इन जावा वी डू हैव कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि आपका एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करता है जो भी कलेक्शंस के अंदर जो भी डेटा स्ट्रक्चर आते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको मैनिपुलेट कर सकता है. तो आपको जावा पहले से ही बना बनाया कंप्लीट कलेक्शन का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है. वो बोलती है भाई आप इस फ्रेमवर्क को देखो, इसमें जो भी फैसिलिटीज हैं उनको यूज करो, बाकी का जो डेटा हैंडलिंग है वो हम अपने आप देख लेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दैट वी विल मैनेज समहाउ बाय आवर ओन. अब यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड भी यूज करो, लाइब्रेरी यूज करो, फंक्शंस यूज करो, सब यूज कर लो, और लेकिन बैकएंड के अंदर फ्रेमवर्क आपकी चीजों का ध्यान रख रहा है. कलेक्शन फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में सबसे टॉप पे एक पैकेज ऐड करना पड़ेगा, दैट इज java.util. तो हम लिखते हैं इंपोर्ट, है ना, java.util करके ऐसे लिखते हैं. तो उसके बाद आप कोड लिखना शुरू करते हैं. तो इसका मतलब है कि हम जो है कलेक्शन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम ये पहले से कंपाइलर को बता देते हैं. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है कलेक्शन फ्रेमवर्क के? सबसे पहले बात देखिए भाई, आपके प्रोग्रामिंग एफर्ट को रिड्यूस करता है. क्यों रिड्यूस करता है?
क्योंकि पहले से जो भी क्या कहते हैं फैसिलिटीज फंक्शन दिए हुए हैं, आप उन्हें सिर्फ अपने डेटा पे यूज करते हो, ऑपरेशन को आप स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट करो बहुत इजीली, आपको इनमें से कोई भी ऑपरेशन यूज करने की पूरी पूरी आजादी है, ठीक है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि आप अपने खुद के डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा तो आपने सी के अंदर अपनी लिंक लिस्ट बनाई, अपना आपने एक स्ट्रक्चर बनाया या एरे लिया या स्टैक बनाया, क्यों बनाया, आपको यहाँ पे पहले से वो सारी जो जो आपको बनाने होते हैं अपने आप से डेटा से पहले से बने बनाए हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उठा के डेटा डालना है। तो प्रोग्रामर्स का बहुत सारा वक्त यहाँ बच जाता है कि उनको अपने डेटा स्ट्रक्चर लिखने नहीं पड़ते, वो एपीआई के थ्रू, मैंने आपको एपीआई का लास्ट टाइम बताया था, व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके थ्रू कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये एल्गोरिथम्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एल्गोरिथम्स वाला पार्ट जो है ये पाइथन में बहुत लाजवाब है, मतलब इन जावा एज वेल, ऐसा नहीं है जावा में नहीं है, बट पाइथन में तो बहुत ही अच्छा है। उसमें पता नहीं कितने कई हजार एल्गोरिथम्स पहले से डायरेक्टली कोडेड है, यू हैव टू जस्ट कॉल द एल्गोरिथम, यू हैव टू यूज इट। डेटा साइंस में जब आप पढ़ोगे ना, एमएल पढ़ोगे, मशीन लर्निंग पढ़ोगे, तो आपको वहां पे सीधा सीधा पूरा एक एल्गोरिथम ही डायरेक्टली उन्होंने कोड कर रखा है, आप सिर्फ उसका कॉल करो फंक्शन और आप उसको यूज करो, दैट इज सो इजी इन पाइथन, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना होता है, तो उसमें भी कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है, आप वो डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना। लर्निंग एफर्ट, लाइक पहले ऐसा होता था कि मुझे पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन क्या करता है। सी के अंदर आपको पता है मैथ डॉट एच एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, अब इस मैथ डॉट एच के अंदर साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, या फिर SQRT का फंक्शन आया करता था स्क्वायर रूट के लिए, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, आपको पता होना पड़ता था कि यार ये फंक्शन कौन कौन से किसके लिए क्या काम करते हैं। समटाइम प्रोग्रामर इनको लिखा भी करते थे, आपने खुद भी बनाया करते थे। अभी यहाँ पे वो लर्निंग बच गई है, जावा आपको खुद सजेस्ट भी करती है, आप इक्लिप्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इक्लिप्स में आपको खुद ही सजेशन आ जाते हैं बहुत सारे, क्या आप इसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और हम सॉफ्टवेयर रीयूज करते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो दीज वर द फ्यू एडवांटेजेस फॉर यूजिंग द कलेक्शन फ्रेमवर्क, हम क्यू फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करें, ठीक है। कलेक्शन के अंदर है, कलेक्शन की अपनी हायरार्की है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे इंटरफेस आते हैं, इंटरफेस का मतलब जिनके थ्रू आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेजरली वी डू हैव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कलेक्शन इटसेल्फ, कलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें, देन वी हैव लिस्ट, वी हैव सेट्स, सॉर्टेड सेट, मैप, सॉर्टेड मैप, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इनमें वन बाय वन हम चीजों को देखें कौन कैसे काम कर रहा है। लिस्ट एज यूजुअल आपने मेरे ख्याल से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ लिया है आपने, डिस्क्रीट मैथ्स आपने पढ़ लिया है पहले से, हाँ पढ़ लिया होगा नो डाउट, है ना। तो डिस्क्रीट के अंदर आपने लिस्ट पढ़ी होंगी, लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो है डेटा स्टोर करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपने सपोज करो हेमंत का नाम स्टोर किया, फिर सेकंड नंबर पे आपने सागर का किया, थर्ड नंबर पे आपने विकास का किया, है ना। तो आप एक पर्टिकुलर हायरार्की के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फैशन के अंदर, ऑर्डर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, सो दैट इज सिंपली कॉल्ड लिस्ट अल्टीमेटली, ठीक है। देन वी हैव सेट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड विद अस। सेट्स आप जानते हैं, सेट्स भी लिस्ट की तरह काम करते हैं, बट सेट्स के अंदर एक ब्यूटी ये होती है कि सेट्स रिपीटिशन को अलाउ नहीं करता। जैसे मैंने एक सेट लिया, सपोज करो ए, मैंने लिखा 1,2,3, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, मैं आपसे पूछूं सेट्स में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 और 4 है। हालांकि अगर टोटल काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, बट सेट आपको दिखाएगा 4 एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट जो है 1 और आपका जो 2 एलिमेंट जो है फर्स्ट वन और सेकंड जो है ये आपके रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव की काउंटिंग नहीं होती सेट्स के अंदर, सेट्स इग्नोर करते हैं वो कहना है, ठीक है। तो सेट्स नाम का भी आपको एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन है आपको ऑलरेडी, ठीक है, कलेक्शंस के अंदर। देन वी हैव मैप्स, मैप्स हमारे पास थर्ड एंटिटी है। और आप डीबीएमएस पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ चुके हैं? यस सर सर, चल रहा है, चल रहा है। ऑनगोइंग है। Okay, तो आपने ओके ओके चल रहा है। एनीवेज आपने डेटा स्ट्रक्चर में टर्म पढ़ा होगा हैशिंग, हैशिंग आई थिंक आपने पढ़ा होगा, हाँ। तो हैशिंग जो है दैट इज अल्टीमेटली समहाउ कॉल्ड मैप्स इन जावा। तो जो आप हैशिंग में करते हैं वो आपको मैप करके देता है यहाँ पे, ठीक है। तो हैशिंग के अंदर भी मैप्स, आपको हैशिंग का मैप कह लो, मैप के अंदर भी क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, बट वी डू हैव अ की अटैच विद इट। यानी कि मेरा डेटा है, सपोज करो दानिश मैंने लिखा, और उसके साथ एक की एसोसिएटेड है A14, ये इसकी की हो गई। तो वी हैव टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हियर, लाइक वन इज द डेटा, वन इज द की, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली इंटरफेसेस, ठीक है। कलेक्शन
सबसे रूट हायरार्की है, यहाँ से बिगिनिंग होती है। मैं स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। ये एक हमारा इंटरफेस का मतलब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग सम क्लासेस, है ना। तो वी डू हैव कलेक्शंस ऑन द टॉप, देन कलेक्शंस कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू वेरियस कैटेगरीज, लाइक वी हैव सेट्स विद अस, है ना। सेट के अंदर आपको नॉर्मल अगर सेट को आपको ऑर्डर में मेंटेन करना है तो वी कैन इंप्लीमेंट दैट पार्ट विद सॉर्टेड सेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटरफेस लिखा हुआ है ना, तो दिस कुड बी एक्सटेंडेड, लाइक इट कैन बी अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इफ यू वांट सॉर्टेड और डेटा इन सम सेट, you can use the collection known as sorted set, ठीक है। then we have at the last tree set। अब आपको प्रॉपरली असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप ट्री के अंदर जैसे डेटा एक सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चलता है, तो आप ट्री सेट का इस्तेमाल करके उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। then we have abstract collections, like there are different kind of collections which can be implemented। तो हम उसे जिस चीज को आप इनहेरिट कर रहे हैं आप उसे abstract कीवर्ड के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं या एक्सटेंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम हैश का इस्तेमाल करते हैं, हैशिंग इज अनदर टर्म। वी डू हैव आल्सो लिस्ट विद अस, है ना। लिस्ट इज अ थर्ड इंटरफेस व्हिच वी कैन यूज, एंड वी कैन आल्सो इंप्लीमेंट लिस्ट ईदर थ्रू एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट और एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एरे है क्या कुछ और है, हम आगे देखते हैं। सो दिस इज अ कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपने देखी होगी, हमने जो है यहाँ पे मैप को शो नहीं किया, है ना। we do not represent maps here ultimately directly because maps is not considered of collection framework, is entirely different category, ठीक है। तो सेट्स के अंदर आपका कलेक्शन है, ये एक टाइप का कलेक्शन है जहाँ पे आपकी वैल्यू रिपीट नहीं होती। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कोई डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं की जाएगी, और इसमें इंडेक्स रिट्रीवल भी स्टोर नहीं होता। इंडेक्स का मतलब हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते, आपको एक ऑर्डर में पूरा चलना पड़ेगा, उसके बाद आप डेटा पाओगे। यानी फिफ्थ लोकेशन से अगर डेटा आपको रिट्रीव करना है, सपोज लाइक दिस, ये लोकेशन है और इससे पहले डेटा आपका है, तो आपको ये लोकेशन एक्सेस करनी है, ये वाली, देन ये वाली, देन ये वाली, देन आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सॉर्टेड सेट जो मैंने आपको बताया अभी, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में आप चाहें अपने डेटा को जो है स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैप इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस because in order to add something, remove something or to retrieve something, we need an additional parameter of key value। मैंने आपको भी बताया था ऊपर के हमारे पास हर एक डेटा ऑब्जेक्ट के साथ एक की एसोसिएटेड होती है, so that is why it is not counted as a part of collection framework, basically it is treated as a different object altogether, ठीक है। then after maps we do have sorted map, लाइक हम मैप्स के अंदर डेटा है उसको भी सॉर्टिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय फॉलोइंग द की का ऑर्डर से हम सॉर्टिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो सॉर्टेड मैप्स हमारे पास अवेलेबिलिटी, बाकी हम इसको भी कोड से समझेंगे थोड़ा सा, है ना। तो जैसे इसको हम यूज करते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी, अभी तो नहीं मिलती है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, लेकिन जब लैंडलाइन टेलीफोन लगा करता था, लैंडलाइन लगा करता घरों में, तो उसके साथ नए कनेक्शन के साथ हमेशा एक डायरेक्टरी दी जाती थी, जिन लोगों के नंबर ऐड हुए हैं, येलो पेजेस, अरे ग्रेट ग्रेट यू रिमेम्बर, ठीक है। तो आई फॉरगॉट द नेम, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, येलो पेजेस बोला करते थे उसको हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप का जो डेटा होता है जो हमें इस तरीके से एक्सेस करना है, दैट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैप। और वहां पे जो की देखते थे आप, तो आपको अगर याद हो, आपने येलो पेजेस को एक्सप्लोर किया हो, तो जो लास्ट नेम होता है, तो लास्ट नेम के थ्रू जो है आप उस येलो पेजेस के अंदर से कांटेक्ट नंबर ढूंढ के निकाला करते। तो दैट इज व्हाई वी कैन कॉल, या उसे इम्प्लीमेंटेशन जो करेंगे उस टाइप के किसी आर्किटेक्चर का, तो हम उसे मैप कहते हैं। देखिए यू मस्ट नो कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिजाइन एन एप्लीकेशन, जब भी आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विजुलाइज करना कि इस एप्लीकेशन का स्कोप कहाँ जाएगा, है ना। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, तो आप सपोज करो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हो, एक सॉफ्टवेयर, एक ईआरपी डिजाइन करने जा रहे हो, एक ईआरपी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जा रहे हो, तो आप जब इस पे काम करना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली एक कॉलेज की रिक्वायरमेंट को पकड़ोगे और उसके मुताबिक काम करोगे। अब इनिशियली आप अगर देखें तो आपके यहाँ पे सीएससी में 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ईसी में आपके यहाँ 60 हैं, एमई में आपके यहाँ 60 हैं, बीबीए बीसीए में आपके यहाँ 60, तो आप देखोगे तो आपको यार मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना वो 600 आ रही है, 600 स्टूडेंट्स की आ रही है, और 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 4 से, तो 2400 का डेटा, बच्चों का डेटा मैनेज करना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन
क्या ये फिक्स हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कल को कॉलेज ग्रोथ करता है तो 60 सीट्स जो है 120 हो जाएंगी, ये भी 120 हो जाएंगी, ये 150 हो सकता है 300 हो जाएंगी। अभी रिसेंटली सीएससी का इतना क्रेज चल रहा है कि मैक्सिमम कॉलेजेस ने अपनी सीट सरेंडर करके सीएससी में ऐड कर ली है। आप आरकेजीआईटी जाइए, आप एमआईटी जाइए, एनआईटी जाइए, दे पीपल आर राइट नाउ हैविंग 750 सीट्स per year for CSC. Can you believe? In Galgote, it is more than 3,200 for 1 year in CSC. So requirements change होती हैं, मतलब capacity बदल रही है. Sometime it is 150, it may become 600, it may become 3,200 sometime. So whenever you are going to design something, you must choose your data structure accordingly. स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए जो भी डीएस चूज कर रहे हैं वो क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने से पहले हमें देखते हैं कि डेटाबेस का स्कोप क्या है। इसके लिए जितने भी 2 लोगों का यूज किया जाता है टीम के अंदर, एक होते हैं सीनियर डिजाइनर, जस्ट सीनियर डिजाइनर कह लो यार, कई जगह इन्हें बोलते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और बैंकिंग के लिए जो काम करते हैं वहां पे इन्हें कहते हैं क्या बोलते हैं, इसका टर्म होता है टेक्निकल स्पेशलिस्ट। आपको डेजिग्नेशन मिलेगा टेक्निकल स्पेशलिस्ट। तो ये लोग प्लस डीबीए जो डेटाबेस पूरा देखता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, इन दोनों की हेल्प से किसी भी सॉफ्टवेयर के डेटाबेस का स्कोप जाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि यार ये एप्लीकेशन जो हम बनाने जा रहे हैं वो आज तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये कहाँ तक जा सकती है। जस्ट लाइक फेसबुक नेवर इमेजिन्ड कि उनका जो क्लाइंटल है वो इतना बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम डे बाय डे, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फंक्शनैलिटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अभी कल ही एक सर्वे सबमिट किया एक रिपोर्ट ने कि फेसबुक की पॉपुलैरिटी यंगर लोगों में और जो मिड एज के होते हैं उनके अंदर गिर रही है बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन 6% की गिरावट आ चुकी है। इतने कस्टमर वो लूज कर चुके हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन न्यू इंटरफेसेस और न्यू फंक्शनैलिटी। सो जैसे क्रेडिट बढ़ा वैसे घट भी सकता है। तो इस तरीके से क्या है, बेसिकली हमें जो आपका डेटा स्ट्रक्चर चूज करना है, डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हुए चूज करना पड़ता है। दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दैट यू मस्ट ऑप्ट कि हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैप की भी ये एक हायरार्की है। मैप को हम लोग सॉर्टेड मैप, एब्स्ट्रैक्ट मैप और हैश टेबल तीसरा कंपोनेंट होता है इसका, जो कि डेटा स्टोर करता है। तो हम ट्री मैप और हैश मैप से डायरेक्टली इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं मैप के फीचर को। ठीक है, तो अब बात यह है कि जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो इन डेटा स्ट्रक्चर की प्रिंटिंग या उसको जो रिट्रीव करना है कैसे करोगे। तो वी हैव 2 मेथड्स और यू कैन से देयर आर 2 मेथड टू डिस्प्ले सम डेटा। फर्स्ट वन इज वेरी ट्रेडिशनल, जो कि आप करते आ रहे हो, फॉर लूप। आप फॉर लूप का, वाइल लूप का इस्तेमाल करो, लूप का इस्तेमाल करो और यू विल गेट द डेटा। इट इज वेरी इजी। आप फॉर लूप चलाओ, लिखो वहां पे for i is equal to 0, i less than 10, 20, जो भी कंडीशन है i++, और यहाँ पे जो भी डेटा पे आपको काम करना है प्रिंट करा लो उसको। एरे है, लिस्ट है, कुछ भी है उसको प्रिंट करा लो। यहाँ पे लिस्ट हो गया, एरे हो गया, whatever it is, you can print it directly. Another thing is Java provide you a basic, one of the very fundamental term that is known as iterator. ठीक है, iterator कह लो, iterator कह लो। ठीक है, ये भी लूप की तरह ही काम करता है, बट हमें लूप के बराबर सिंटैक्स मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता। Syntactically it is very easy and we can use and we can call the iterator method and it will do job for us. So sometimes it is asked like what is the other way to access the data structures implemented through collections. It may be asked as in MCQs. So there you can see there you can put like we do have one facility or feature that is known as the iterator and its sub component is list iterator. तो इसको इसके अंदर अच्छी बात ये है कि we can add some data through add method. हमें को डेटा या एलिमेंट ऐड करना है कलेक्शन के अंदर तो हम इसे ऐड भी कर सकते हैं, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ iterator यू कैन ओनली प्रिंट द वैल्यू। आप वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको थोड़ा कोड से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, लाइक इस कोड को समझाता हूँ, उसको बाद में देखते हैं। वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्लास ली, हमने एक एरे लिस्ट ली, है ना। और देखिए आप ऐड मेथड के थ्रू जो है एलिमेंट ऐड कर रहे हैं लिस्ट के अंदर इस तरीके से। एंड देन देयर आफ्टर देखिए यहाँ पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं अपने डेटा की, तो वी डू हैव डायरेक्ट फंक्शन सॉर्ट का, और आप नाम दीजिए लिस्ट का जिसको आपको सॉर्ट करना है। तो आपने डेटा जिस भी ऑर्डर में
पुट अप किया होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंट्री, इट विल बी सॉर्टेड आउट ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अदर थिंग इज यू कैन यूज आइटरेटर, है ना, एंड यू कैन चूज लाइक arraylist डॉट आइटरेटर का फंक्शन आपने इस्तेमाल किया, और जो भी आप चेक कर रहे हैं कि जो भी मेरा एरे है या जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो स्टॉप कर देना चाहिए। तो हमने इसे व्हाइल कंडीशन के अंदर डाल दिया कि हर दफा जो भी एरे लिस्ट के कॉलम है, पहला ब्लॉक हो गया, सेकंड ब्लॉक हो गया, थर्ड ब्लॉक हो गया, तो वो हर ब्लॉक को चेक करे क्या कोई नेक्स्ट एलिमेंट है, व्हाइल एरे लिस्ट डॉट हैज नेक्स्ट, यानी कोई नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा लूप अल्टीमेटली, ठीक है। तो वी डू हैव टू काइंड ऑफ मेथड हियर, ठीक है। देन देखिए हमारे पास एरे लिस्ट जो है सबसे फंडामेंटल हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इस्तेमाल करते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट, दीज टू आर नॉट कॉमन। रिमेंबर, जावा ने आपको थोड़ा सा बेटर फैसिलिटी एरे से दी है कि उसने एरे को एरे लिस्ट से रिप्लेस कर दिया है। उन्होंने बोला अब ये कैसे काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एरे, तो व्हाट इज एरे? एरे ये आपका मेमोरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लॉक्स हैं, ये 0 लोकेशन है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो लाइक मैक्सिमम जो मैंने लिखा ARR ब्रैकेट में 8 दे दिया, और मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी 1 2 3, यानी कि मैंने फिक्स कर दिया मेरे एरे के अंदर मैक्सिमम 8 एलिमेंट ही आ सकते हैं। नाउ व्हाट इज इन केस यू हैव टू एक्सपेंड इट, अगर आपको इस एरे के अंदर और भी डेटा स्टोर करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस इट इज नॉट फिजिबल, आपको या तो डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी या फिर फिक्स हो जाएगा। अगर आपने ये कोड अपना क्लाइंट को दे दिया, फिर आप वहां जाके तो चेंज करोगे कि लाइए साहब मैं इस 8 को 10 कर देता हूँ या 15 कर देता हूँ, नहीं कर पाएंगे आप। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए जावा ने आपको एरे लिस्ट का कलेक्शन प्रोवाइड किया। एरे लिस्ट का कलेक्शन, एरे लिस्ट बिल्कुल एरे की तरह काम करता है, बट एक छोटा फर्क क्या होता है कि इसका डेटा फिक्स नहीं होता, इसका साइज जो फिक्स डेटा का, आई एम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बेसिकली डायनेमिक इन नेचर। जैसे आपका पहला एलिमेंट भरा, आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 7 8 9, अब आपका ना 10 एक एलिमेंट रह गया। जावा देखा यार यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट रह गया है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दिस कैन बी एक्सटेंडेड, इसमें और एलिमेंट आ सकते। तो क्या करती है ऑटोमेटिकली जल्दी से मेमोरी के अंदर एक नया एरे क्रिएट करती है, उसमें उसने 12 एलिमेंट का स्पेस छोड़ दिया, और ये पूरा डेटा यहां से उठा के लेके आती है 1 2 3 5 7 8 9 10, ठीक है, 11 डेटा। अब यहाँ पे सपोज करो कोई नया एलिमेंट आ गया 15, तो अभी भी आपके पास 3 स्पेस पेंडिंग है, ठीक है, और इसको डिलीट कर देगी, दिस वुड बी डिलीटेड, मेमोरी से इसे हटा देगी, जावा इसको हटा देगी। अब आपका नया डेटा स्ट्रक्चर ये बन गया है, ये आपकी नई एरे लिस्ट है। अब देखिए अच्छी बात क्या है, आपको पता नहीं है ये बात, ये और ना आपको इस बात की टेंशन है कि यार अगर ज्यादा एरे में एलिमेंट डालने पड़े तो क्या मुझे फिर से एरे एक्सटेंड करना पड़ेगा, नहीं,